बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत हाल और पाकिस्तान बहरानों में बदस्तूर घिरा हुआ है और ये बहरानी कैफियत ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान में तसादुम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ये तसादुम अब हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ना हो, बल्कि ये तसादुम होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि मामला कुछ तलखी की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि काफ़ी तलखियों की तरफ बढ़ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक फैसला सुनाया है और वो फैसला इस बात का इंदिया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपनी असूल, यानी कि जो उनका एक असूल उन्होंने मुतय्यन किए हुए हैं, उन असूलों से आगे पीछे नहीं होंगे और जो वो अपनी एक अप्रोच रखते हैं, अपनी थ्योरी है, उनकी अपनी एक सोच है, उस सोच के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो सोच फैज़ाबाद धरना जो केस है वहाँ से शुरू हुई थी और अब चूँकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद बन चुके हैं, इसलिए अब मामलात आगे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। और आने वाले दिनों में जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और बल्कि कहना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब, उनके लाइक माइंडेड जजेस का तसादुम होगा, जो कि नज़र आ रहा है वो है एस्टेब्लिशमेंट से। उसकी वजह है कि दो तीन अहम तरीन मुकदमात आने वाले हैं। पहली बात, फैज़ाबाद धरना केस उन्होंने टेकअप कर लिया है और उसमें उन्होंने जवाब पूछा हुआ है कि मैंने जो फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बदस्तूर मौजूद है और जो नज़रसानी की दरखास्तें थी वो वापस हो चुकी हैं, बल्कि वापस ली जा चुकी हैं और सबमिट हो चुकी है रिक्वेस्ट सबकी, सिवाय एक शेख रशीद साहब ने अभी तक वापस नहीं ली और दूसरा एजाजुल हक साहब ने एक पैराग्राफ पे एतराज़ आयद किया हुआ है कि वो उनके खिलाफ है, लिहाजा उसको रीएड्रेस किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से फैज़ाबाद धरना केस दोबारा से जिंदा हो चुका है और उसमें चूँकि उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को ये कहा था कि फ़लाँ फ़लाँ अथॉरिटी के खिलाफ, फ़लाँ फ़लाँ अफराद के खिलाफ, यानी कि मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने हलफ से हट जाते हैं, हलफ से रूगर्दानी करते हैं, जो सियासी उमूर में मुदाखलत करते हैं। मीडिया की आज़ादी के बारे में बहुत सारे सवालात उठाए गए थे और उस वक्त चूँकि DGC जनरल फैज़ हमीद थे, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब थे, उनके दरमियान एक मुआहिदा भी हुआ था, TLP के दरमियान वो तनाज़ा भी निकल रहा है। फिर एक नैब तरामीम का जो कानून कलअदम करार दिया है उसके खिलाफ अपील आ गई है, लेकिन जो कल एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई वो बहुत ही अलार्मिंग है और वो सबके लिए अलार्मिंग है, सबके लिए वार्निंग है। ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और जिनके मुकदमात नैब में हैं और जिनकी फाइलें नैब में पड़ी हुई हैं, तो नैब अपने दांत पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ कर रहा है और तेज़ करके वो हमला आवर होने वाला है नैब। और हमला आवर जाहिर है उसमें ज़्यादातर जो आएंगे वो पॉलिटिकल प्लेयर्स आएंगे, सियासी क़यादत आएगी, वो खा पहले दर्जे की है, दूसरे दर्जे की या तीसरे दर्जे की। उसकी वजह यह है कि नैब तरामीम कलअदम करार दी जा चुकी हैं, असली हालत में नैब कानून बहाल हो चुका है, तमाम मुकदमात खुल चुके हैं, एहतसाब अदालतों ने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन इस दौरान एक खबर जो है इसी मामले में जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, वो ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जी हमें इसमें से निकालने, और एक बार फिर ये कोशिश हो रही है कि उनको कैसे इस नैब के दस्तरस से निकालना है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो इसका मतलब तो यही होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको काबू करना मकसूद है और फिर अगेन इल्ज़ाम आएगा कि ये नैब जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे होती है, ये भी यहाँ पे भी लॉन्ड्रिंग होती है पॉलिटिशियंस की, और वहाँ से उस जो लॉन्ड्री से गुजर गया तो वो समझें कि जी वो साफ़ हो गया और जो उस लॉन्ड्री से नहीं गुजरा और उसको फंसा लिया गया। ये है मामला चल रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, कल नैब में अहम तरीन लोगों को किया गया जी, अपॉइंट किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और हाजिर सर्विस फौजी हुक्काम जो हैं वो इन इदारों नैब में लगाए गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिपोर्ट जो जारी किया गया नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंगली इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर हैं मोहम्मद खालिद, इनको डायरेक्टर नैब लगा दिया गया है और लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर हैं, इनको एडिशनल डायरेक्टर लगाया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के यानी कि MI के डायरेक्टर, MI के मेजर हैं वलीद खालिद, इनको बतौर डिप्टी डायरेक्टर तैनात किया गया है। फिर इसी तरीके से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर ही मेजर कैस कामरान सैयद
जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका ताल्लुक है, उनको भी वहां पे डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया गया है। तो ये जो 4 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सर्विंग ऑफिसर्स की, एक ब्रिगेडियर हैं, एक कर्नल हैं, 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस से आए हैं, तो इससे बहुत बड़ी तरह एक मैसेज दिया जा रहा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि जनाब नैब जो है अब वो काफ़ी तेज़ होने वाला है, और नैब और एहतसाब का मामला उससे शायद वो जो जनरल बाजवा साहब ने जो काम करवाया था और जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने आके एक कानून बना के सबको फारिग कर दिया था, सारे का सारा नैब कानून ही, तो वो उससे कहीं ज़्यादा सख्ती का अमल शुरू होने वाला है, क्योंकि नैब तरामीम का जो फैसला सुनाया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, तो उसके खिलाफ अपील भी रिव्यू पटिशन भी दाखिल हो चुकी है। नजरसानी की दरख्वास्त फारूक एच नायक साहब ने की है, और उन्होंने एक क्लाइंट है अब्दुल जब्बार, उनके हिदायत पे की है कि उनको नहीं सुना गया, वो मुतासरा फरीक हैं, लिहाजा उनको भी सुना जाए और ये नैब तरामीम का असर फैसले का जायजा लिया जाए। तो अगर चीफ जस्टिस अब काजी फाइसा साहब हैं, वो अगर इसको दोबारा टेकअप करते हैं रिव्यू पटिशन को, तो उसमें आपको ये बता दूं कि 3 फुल बेंच था 3 मेंबर्स का। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा था, फैसले से इत्तफाक नहीं किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अक्सरियती बुनियाद पर यह फैसला दिया था, नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। और अब होगा ये कि जब भी ये रिव्यू पटिशन सुनी जाएगी तो उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं। अब जो बाकी बचते हैं 2 ऑनरेबल जजेस, वो हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका वोट 1-1 बराबर हो गया है। अब उसमें ऐड कौन होगा, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब खुद आएंगे या किसी ऑनरेबल जजेस को ये इस बेंच में बिठाएंगे, क्योंकि या तो वो खुद आएंगे या फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब आएंगे। उसकी वजह यह है सरदार तारिक भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब से सीनियर हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा साहब जस्टिस एजाजुल हसन साहब से सीनियर हैं, तो लिहाजा जूनियर तो शायद मेरा ख्याल है ना दिया जाए। हो सकता है या तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब खुद आएंगे या फिर जस्टिस सरदार तारिक आएंगे। तो अगर वो दोनों आते हैं तो उनका जो माइंड है वो पहले से हमें इल्म है, और फिर नैब तरामीम जो है वो जो पार्लियामान ने कानून साजी की है उसको वो बहाल कर देगा, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइसा साहब फुल कोर्ट ने उनको रखा है जी कि बिल्कुल उनको जायज़ करार दे दिया, और जो कानून साजी को अप्रूव कर दिया जो पार्लियामान ने की थी, और जो फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया और उन्होंने कहा जी पार्लियामान को इख्तियार है कि वो कानून साजी करे और इस इख्तियार में हमें नहीं जाना चाहिए। तो वो जो कर दिया है, तो उसके बाद अगर वो नैब तरामीम उसी असूल पे परखा जाए कि जनाब फुल कोर्ट तो ये फैसला दे चुका है, तो फिर ये तो 3 ऑनरेबल जजेस का फैसला है, तो ये एक नया तनाज़ा। लेकिन जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मूड नज़र आ रहा है वो तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो मैं आपको कह रहा था कि जो तसादुम की सूरत होने जा रही है, वो एक फैसला दिया है कल एक और, वो भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के बेंच से आया है, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के निफाज को गैर आइनी करार दे दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है कि उसमें सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, और कंटोनमेंट बोर्ड यानी कि जो हमारे जिनको जो फौजी नज़्म व नस्क उनके यहाँ होता है, उनको बिलामुम कैंट एरिया भी कहते हैं, तो ये कंटोनमेंट एरिया जो है कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के निफाज को गैर आइनी करार दे दिया है, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। अपीलें सारी कंटोनमेंट बोर्ड की, कराची की तमाम अपीलें खारिज कर दी हैं, और इसी असूल की बुनियाद पर अब मुल्क भर के जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड हैं वो जो प्रोफेशनल टैक्स आयद करते थे और प्रोफेशनल टैक्स लेते थे, वो भी ये फैसला उन पर भी लागू होगा। न सिर्फ ये कि प्रोफेशनल टैक्स लगाने के कंटोनमेंट बोर्ड के इख्तियार को गैर आइनी करार दिया, बल्कि ये भी कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो का टैक्स की वसूली, कंटोनमेंट बोर्ड के टैक्स की वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफी है। और न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने कहा है कि जो टैक्स वसूल किया है वो वापस किया जाए, और कंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स वसूली का जमहूरियत और शफाफियत की नफी करार दिया है। कंटोनमेंट की जगह फौज को खास मकसद के लिए दी गई, और कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल क्यों बन रहे हैं, और कंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कहाँ ख़त्म होती हैं कोई पता नहीं चलता, यानी कि चलता रहता है, सिलसिला दराज है। कंटोनमेंट टैंक कहाँ खड़ा हुआ है इसका पता नहीं चलता,
और मुल्की इदारे अपनी असल हुदूद में आ रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चीफ जस्टिस काजी साहब ने जो फैसला फरमाया, हुक्म सादर किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्की इदारे अपनी असली हुदूद में आ रहे हैं। तवक्को है कि दीगर इदारे यानी कि फौज और स्टैब्लिशमेंट के इदारे जो हैं वो भी ऐसा ही करेंगे। कंटोनमेंट का फैसला एक शख्स यक कलम जुम्बश इसे खत्म कर देता है। चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच का फैसला आया है। तो आने वाले दिनों में ये मामला कुछ अच्छे नहीं हो रहे, और क्योंकि आर्मी एक्ट जो है वो भी पेंडिंग पड़ा है, आर्मी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, और फिर आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है वो चैलेंज हुआ है, वो पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, वो भी टेकअप होगी। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि जिस पे सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए, और वो भी उसके खिलाफ भी पिटीशन पड़ी है और वो मंजूर किया हुआ है, और उसी के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो भी पेंडिंग है। और सिविल फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल वो भी पेंडिंग है। फिर इंतखाबात 90 दिन के अंदर, ये भी पिटीशन पेंडिंग है। तो आने वाले दिन जो हैं वो कोई अच्छे नहीं बल्कि तसादुम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक मैं आपको सुनवाता हूँ जी के हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब, उनके बेटे हैं हसन न्याजी, वो इस वक्त फौज की तहवील में हैं। 9 मई के हवाले से उनको पकड़ा हुआ है। तो वो मुलाकात करके आए अपने बेटे से, और अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद हफीजुल्लाह न्याजी कहते हैं कि उन्होंने फौज को ये कहा था कि उनकी फैमिली की जो जीन्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और उन्होंने कहा कि अपने ख़ानदान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोग अगर जिद पर आ जाएं तो हमारी कन्विक्शन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। हसन न्याजी की अपने नज़रिए से जो कन्विक्शन है वो पहले से बढ़ चुकी है, और हफीजुल्लाह न्याजी की मिलिट्री कोर्ट से में बेटे से मुलाकात के बाद ही उन्होंने ये गुफ्तगू की है, और उन्होंने रऊफ क्लास के प्रोग्राम में ये बात की है कि जनाब हमारे जो अज़्म है वो बढ़ जाता है और हम इतना पीछे नहीं हटते। तो उन्हीं के मामू हैं जी इमरान न्याजी साहब, और इमरान खान न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, हसन न्याजी साहब, और जाहिर ये सिलसिला है। और ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब उनके बहनोई इमरान खान साहब के, तो वो ये बात बता रहे हैं कि जनाब ये इससे मामला इसी तरह आगे बढ़ेंगे, और ये पीछे हटने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब एक और ख़बर है, और वो ख़बर है जी कि सैयद परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल रिटायर्ड आर्मी चीफ सब कुछ थे, उन्होंने एक जमात बनाई थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम कल सियासी जमातों के फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब इस नाम की कोई जमात बाकी नहीं बची। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, सियासत में भी आए थे, उनका ख्याल था लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और उनको वेलकम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से, और लोगों ने आज तक किसी भी जर्नैल को बतौर सियासतदान कबूल नहीं किया, किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया। लिहाजा ये एक सिचुएशन चल रही है, और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बतौर सियासी जमात अब आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेगी, क्योंकि वो जमात नहीं रही, और उसका इंतखाबी निशान शाहीन था और वो भी अब उनसे छिन गया है। लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ साहब जो अबदी नींद सो रहे हैं, अब बाकायदा तौर पर सियासी चैप्टर भी उनका क्लोज हो चुका है। अब उनकी लेगेसी जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो भी फारिग हो चुकी है। तो यही है एक हरफ़े मेहरबाना बाकी, जो हम समझते नहीं हैं कि जो था नहीं है, जो है न होगा, यही है एक हरफ़े मेहरबाना। तो देखते हैं जी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।